1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के संदर्भ में अभी तक हमने राजनीतिक कारणों पर चर्चा की थी कि वे कौन से राजनीतिक कारण थे जिन कारणों से फ्रांस की जनता क्रांति के लिए बाध्य हुई और फ्रांस में क्रांति हुई। राजनीतिक कारणों के साथ साथ फ्रांस में व्याप्त सामाजिक असमानता, वर्ग भेद, विशेषाधिकार युक्त वर्ग तथा विशेषाधिकारहीन वर्ग, ये कारण भी क्रांति के लिए बराबर उत्तरदायी थे। सामाजिक असमानता फ्रांस में इतनी अधिक थी कि एक बार नेपोलियन ने कहा था कि फ्रांसीसी क्रांति विशेषाधिकार संपन्न वर्गों के विरुद्ध राष्ट्र का एक व्यापक जन आंदोलन था। एक प्रसिद्ध इतिहासकार फेगुएट का निष्कर्ष यह था कि 1789 ईस्वी की क्रांति निरंकुशता की अपेक्षा असमानता के विरुद्ध विद्रोह था। हम समझ सकते हैं कि फ्रांसीसी समाज में जो असमानता विद्यमान थी, फ्रांसीसी क्रांति के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारण था। फ्रांस में सामाजिक असमानता सभी क्षेत्रों में व्याप्त थी। यह असमानता राज्य द्वारा वसूले जाने वाले करों से संबंध में, उच्च पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में, सेना में नियुक्ति के संबंध में, चर्च में, हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में सामाजिक असमानता थी। समाज में अधिकारों के आधार पर मुख्यतया दो वर्ग थे। एक वर्ग वह था जिसे कई प्रकार के विशेषाधिकार, प्रिविलेज प्राप्त थे। ये अधिकार थे चर्च की भूमि तथा सामंतों की भूमि जो थी वह कर मुक्त थी, और ये चर्च के उच्च पादरियों तथा सामंतों के लिए विशेष अधिकार थे। उनके पास जो भी भूमि राज्य की थी वह कर मुक्त थी। दूसरे में ये सामंत और जो उच्च पादरी वर्ग था, इन्हें जनता पर विभिन्न प्रकार के कर लगाने का अधिकार था, वसूलने का अधिकार था। सामंतों को शिकार खेलने का अधिकार था। यदि शिकार खेलते खेलते उनका शिकार कृषकों की फसल नष्ट कर दे तो भी कृषक इसकी शिकायत या इस बात के लिए सामंत उत्तरदायी नहीं था। यह उसका विशेषाधिकार था कि उसके जानवर, उसका शिकार किसानों की फसल तबाह कर दे, तभी वह कृषक वर्ग कुछ नहीं कह सकता था। सामंतों को कृषकों से विभिन्न प्रकार के कर वसूलने का अधिकार था। और यही नहीं बल्कि चर्च को भी इसी तरह के विशेष अधिकार प्राप्त थे। चर्च को जनता पर विभिन्न प्रकार के कर वसूलने का अधिकार था। इसीलिए फ्रांस में कहा जाता था कि चर्च की जो व्यवस्था है वो राज्य के अंदर राज्य की व्यवस्था है। राज्य के अंदर एक और राज्य, एक प्रकार से चर्च एक प्रकार से स्वतंत्र राज्य की तरह व्यवहार करता था। तो इन विशेषाधिकारों के कारण फ्रांस की जनता, जो सामान्य जनता थी, जिसका कि कुल जनसंख्या का 98-99% था, जो सामान्य जनता थी वह इस असमानता से त्रस्त थी। जो विशेषाधिकार युक्त वर्ग था, जिसमें सामंत वर्ग मुख्य था, तो सामंत वर्ग फ्रांस की आबादी का उस समय
1% मात्र था। फ्रांस की कुल आबादी का 1% वर्ग ही सामंत वर्ग था। और ताजुब की बात यह थी कि इस वर्ग के पास फ्रांस की भूमि का 1/5 भाग अधिकार में था। अर्थात सामंत वर्ग की जनसंख्या मात्र फ्रांस की कुल जनसंख्या के 1% थी, परंतु भूमि उनके पास 1/5 भाग थी और उस पर भी यह वर्ग किसी भी प्रकार का कर नहीं देता था। ये सामंत वर्ग अपनी जागीरों में रहते थे और कृषकों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे। इनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थी, दरबार में उच्च पदों पर यही नियुक्त होते थे, सेना प्रशासन में इन्हें ही उच्च पद प्राप्त होते थे, परंतु फिर भी ये राज्य को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं देते थे, कोई भी प्रकार का कर नहीं चुकाते थे। इसी तरह उच्च पादरी वर्ग भी था। यह वर्ग चर्च में उच्च पदों पर नियुक्त होता था। आर्क बिशप, बिशप, मठों के अधिकारी इसी वर्ग से होते थे। यह पादरी वर्ग जो है आम जनता से विभिन्न प्रकार के कर वसूलता था तथा अपना जीवन बड़ी विलासितापूर्ण ढंग से व्यतीत करता था। इनके पास चर्च की विशाल भूमि थी जिनसे इन्हें पर्याप्त आय होती थी और इसका उपयोग वो अपने भोग विलास के लिए करते थे। पादरी वर्ग में जो साधारण पादरी थे वे ही सारे धार्मिक कार्यों को संपन्न करते थे तथा जनता के संपर्क में रहते थे। अतः पादरी वर्ग में भी दो वर्ग थे, एक उच्च पादरी वर्ग जो अपना जीवन सामंतों की तरह ऐशो आराम भोग विलास में व्यतीत करता था, और दूसरा निम्न पादरी वर्ग जो कि आम जनता के धार्मिक कार्यों को संपन्न कराता था तथा जनसाधारण की तरह रहता था। दूसरा जो विशेषाधिकारहीन वर्ग था, इसमें मुख्यतः दो वर्ग थे। एक मध्यम वर्ग जिसमें सामान्यतः नौकरी पेशा सामान्य वर्ग, जिनमें धनी व्यापारी वर्ग, शिक्षित वर्ग, कृषक, शिल्पकार, डॉक्टर, शिक्षक, अन्य ये लोग सम्मिलित थे। यह मध्यम वर्ग धीरे धीरे अपनी स्थिति को उन्नत तो कर रहा था, परंतु समाज में इसे उच्च वर्ग के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। यद्यपि यह मेहनतकश लोगों का वर्ग था, परंतु फिर भी यह अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत था। राज्य के समस्त करों का भार मध्यम वर्ग और जनसाधारण वर्ग पर ही था। जनसाधारण वर्ग में वे लोग थे जो विशेषाधिकारों से वंचित थे। इनमें कृषक, मजदूर आदि सभी लोग सम्मिलित थे। लगभग मध्यम वर्ग और जनसाधारण वर्ग कुल जनसंख्या का 99% भाग था। यह वर्ग विभिन्न प्रकार के करों से त्रस्त था। इस वर्ग को अपनी आय का 80% भाग कर के रूप में चुकाना पड़ता था, परंतु इन्हें हर स्तर पर सामाजिक असमानता का शिकार होना पड़ता था। इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, समानता इस वर्ग के साथ नहीं थी। यह वर्ग श्रमिक वर्ग, बेकारी से ग्रसित था तथा इस वर्ग की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि अंततः फ्रांस में क्रांति हो गई। जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण है, आर्थिक कारण। फ्रांस की क्रांति के लिए अगर हम गहराई से विचार करें तो तत्कालीन जो कारण था क्रांति के लिए वह आर्थिक कारण ही था, क्योंकि जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई 1789 में, उस समय फ्रांस
एक भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। फ्रांस की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि फ्रांस दिवालिया होने के कगार पर था। फ्रांस की हुई आर्थिक स्थिति को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 1789 में फ्रांस का जो राष्ट्रीय ऋण था वह बहुत अधिक बढ़ गया था। लगभग 4 अरब के करीब फ्रांस का आर्थिक ऋण बढ़ गया था, और जबकि आय केवल 47 करोड़ के आसपास थी। इस तरह फ्रांस जो है उस काल में भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। जो राष्ट्रीय आय थी उस आय से तो फ्रांस का ब्याज चुकाना ही मुश्किल था। इसलिए फ्रांस की क्रांति के लिए आर्थिक कारण मुख्यतः उत्तरदायी था, और इसे हम तात्कालिक कारण भी समझ सकते हैं। आर्थिक कारणों में दूसरा महत्वपूर्ण कारण था फ्रांस की दूषित कर व्यवस्था। फ्रांस की कर प्रणाली पक्षपातपूर्ण थी। जो संपन्न वर्ग था, जो विशेषाधिकार युक्त वर्ग था, वह फ्रांस को किसी भी प्रकार का कर नहीं देता था, जबकि अधिकांश संपत्ति इसी विशेषाधिकार युक्त वर्ग के पास थी। दूसरी ओर जो चर्च था, चर्च के पास फ्रांस की अत्यधिक संपत्ति थी, और फिर भी चर्च भी किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद या कर के रूप में कुछ भी धनराशि राज्य को नहीं देता था। करों का संपूर्ण भार तृतीय वर्ग पर था, अर्थात जनसाधारण पर। जनसाधारण सामंतों को भी कर देता था, राज्य को भी कर देता था, और चर्च को भी कर देता था। चर्च जो है साधारण वर्ग से टाइथ नाम का कर लेता था, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सामंती कर भी देता था, जैसे कारवी, बेनेलिक, आटा पिसाने हेतु कर, शराब निकलवाने का कर, रोटी पकाने का आदि पर कर। इस तरह के अनेक कर थे जो सामंतों द्वारा जनता से वसूले जाते थे। खलिहान कर, सड़क कर, पुल कर, शिकार कर, ये तमाम कर जो है सामंत वसूलते थे। इसके अलावा नमक कर, अन्य जो कर था वो राज्य वसूलता था। लगभग 80% भाग अपनी आय का जनसाधारण कर के रूप में चुकाता था। दूसरी ओर फ्रांस का जो दरबार था वर्साई में फ्रांस के राजा का दरबार था, लुई 16वें का दरबार था। उस दरबार में धन जो है पानी की तरह बहाया जाता था। दरबार की अपव्ययता इतनी अधिक थी कि लगभग 10 करोड़ डॉलर वार्षिक व्यय केवल वर्साई के महल पर आता था। वर्साई के महल में भोजन की व्यवस्था हुई तो 45 लाख डॉलर, और कृपा पात्रों पर जो पुरस्कार और इनाम दिए जाते थे तो लगभग 75 लाख डॉलर वार्षिक व्यय किया जाता था, जो कि अनावश्यक व्यय था। महल में सैकड़ों सेवक नियुक्त थे। स्वयं रानी जो मेरी एंटोइनेट थी, उसके आभूषणों पर, वस्त्रों पर, श्रृंगार प्रसाधन पर अपरिमित धन व्यय किया जाता था। अनेक चाटुकारों को ऐसी पेंशनें दी जाती थी जिनका कोई अर्थ नहीं था। लगभग 1779 से 1789 के बीच 86 करोड़ डॉलर पेंशनों पे अनावश्यक व्यय किया गया था। यही नहीं, फ्रांस ने इस दौर में युद्धों पर भी अत्यधिक व्यय किया। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस ने अत्यधिक धन व्यय किया,
अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने अनावश्यक धन व्यय किया और इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। इस तरह आर्थिक कारण भी फ्रांस की क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण था और हम समझ सकते हैं कि तात्कालिक परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था संभालने को लेकर ही स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी और बाद में यही एक कारण फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। तो हम समझ सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के लिए आर्थिक कारण कितना महत्वपूर्ण था और जो अर्थव्यवस्था गिरती जा रही थी वही गिरती अर्थव्यवस्था एक प्रकार से फ्रांस की क्रांति के लिए प्रमुख कारण बनी।